दोस्तों, आपने टाटा के बारे में जरूर सुना होगा कि दे बिल्ड इंडिया, लेकिन क्या आप जानते हैं हु सेव्ड इंडिया? एक्चुअली आज से 3 डिकेड पहले हमारा भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं बचा था कि देश सिर्फ 1 महीना भी गुजार सके। ऐसे में इंडिया के महान इकोनॉमिक्स मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान संभाली और ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैसले लिए जिसने भारत की काया पलट कर दी। आज उन्हीं के ही कोशिशों का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलकर दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या थी 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह और कैसे मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद होने से बचाया? चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस बदतर हालत में श्रीलंका को देख रहे हैं, 32 साल पहले हमारा देश भी उसी राह पर निकल पड़ा था। भुखमरी देश के हर कोने में फैली हुई थी और महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.6% तक पहुंच गया था। उस समय इंडियन की एवरेज लाइफ स्पेंड 58.3 साल थी, जबकि दुनिया के एवरेज 65.6 था। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब से भी ज़्यादा का लोन था। लेकिन इन सब हालात से हम कैसे बाहर निकले, इसे जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर देश इस खराब सिचुएशन तक पहुंचा कैसे। एक्चुअली यह बात शुरू होती है 1947 से, जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान से हुई और 1 चीन से। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है उसकी इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से नीचे जाने लगती है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन लड़ाइयों का असर बहुत सारे कारोबार पर दिखा। साथ ही बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सरकारी खजाना भी खाली करना पड़ा और इन सब का इम्पैक्ट कुछ ही समय में इंडियन इकोनॉमी पर साफ तौर पर दिखने लगा। वैसे वार ही इकलौता रीजन नहीं था जिसके चलते देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हमारी ही बनाई गई कुछ पॉलिसीज भी थी और इन पॉलिसीज को बनाने का रीजन अंग्रेज थे। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई थी, लेकिन कारोबार के साथ साथ वह हम पर भी राज करने लगी। इसी के चलते जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ आम नागरिकों को भी डर सता रहा था ईस्ट इंडिया जैसी कोई दूसरी कंपनी यहाँ आकर देश पर फिर से इतना हावी ना हो जाए कि दोबारा से हम गुलामी की ज़िंदगी जीने लगें। अब ऐसी पॉलिसीज बनाने के पीछे की भावनाओं को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश डेवलपमेंट से काफ़ी दूर होता जा रहा था। अब पहले ही ब्रिटिशर्स देश को खोखला कर चुके थे, जिसके चलते लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक बार में बहुत सारी फैक्ट्री लगाई जाएं। ऐसे में उस टाइम जो भी मेजर इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, स्टील और माइनिंग, यह सब गवर्नमेंट को ही ओपन करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट के अलावा बहुत कम ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि अपना बिजनेस सेटअप करके देश के इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज ना खुल पाने के पीछे का रीज़न तो फंड की कमी थी ही, लेकिन इसका सेकंड रीज़न था लाइसेंस। जी हाँ, उस समय अगर किसी को फैक्ट्री लगानी होती थी तो उसको लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था। इसमें कई तरह के पेपर वर्क इंक्लूड होते थे, लंबा टाइम लगता था, ऊपर से करप्शन इन चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता था। और दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम के साथ ही एक और भी परेशानी होती थी, वह यह कि इस समय सरकार खुद यह चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर ही देश में फले फूले और प्राइवेट कंपनी देश में ज़्यादा पैर ना पसारे। तब सरकार को ऐसा लगता था कि देश की तरक्की के लिए यही रास्ता सही है। इसी सोच के साथ 1950 के बाद से देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया, जिसके तहत देश की सरकारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मात्रा और प्राइस को तय करेगी, जबकि यह काम आमतौर पर मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग तय होता है कि कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी है। लेकिन यह फैसला ब्यूरोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट ग्रुप लेने लगे, जैसे कि अगर कोई स्कूटर बनाने वाली कंपनी है तो वह कितने स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और वह मार्केट की डिमांड नहीं बल्कि सरकार तय करती थी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी कहती कि हमारी कैपेसिटी 5000 स्कूटर मैन्युफैक्चर करने की है, तो फिर सरकार उसको बोलती कि नहीं, सिर्फ 500 बनाओ। दूसरे देशों से कच्चे माल का एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा, यह सब सरकार के ही हाथों में था। और दोस्तों, इन्हीं सभी रीजन से हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगी। और फिर ऐसे ही साल गुजरते हुए आया 1985, जिसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। असल में उस समय इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था सोवियत यूनियन, जिसे कि USSR के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली यह 14-15 नेशन का एक यूनियन था, जो कि उस समय डिवाइड हो गया और इस डिवीज़न की वजह से इंडिया और रूस के बीच के रिश्ते कुछ सालों के लिए डिस्टर्ब हो गए, जिसका सीधा असर देश के इकोनॉमी पर भी पड़ा।
क्योंकि रूस भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई तरह का सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद से आया साल 1990, जब गल्फ वार शुरू हो गया और इस वार में अमेरिका सहित 32 देश शामिल थे। अब ज़्यादातर पेट्रोलियम गल्फ से ही पोर्ट किए जाते थे। इस वजह से इस वार का असर हमारे देश पर भी पड़ने लगा और ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे कि देश का व्यापार और इकोनॉमिस्ट पर स्लो डाउन होना शुरू हो गया। इस वार से न सिर्फ पेट्रोलियम के दाम बढ़े, बल्कि गल्फ इंडस्ट्रीज में काम करने वाले इंडियन के इनकम पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। देश में रेमिटेंस कम आने लगे और इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब होने लगा। ऐसे में देश की हालत यह हो गई थी कि इंपोर्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 2,500 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। और देश की मुसीबतें यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उनके साथ ही भारत एक और प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और वह थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक्चुअली 1991 में जनता पार्टी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि इससे कई सारे पार्टी के गठबंधन से बनाया गया था, इसलिए पार्टी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसके अलावा फरवरी 1991 में हाल तो यह हो गया था कि चंद्रशेखर सिंह की सरकार पार्लियामेंट के अंदर बजट तक पास नहीं कर पाई। इसके बाद से फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया के क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज़्यादा गिरा दिया, जिस वजह से इसे बाहर से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और दोस्तों, इन्हें सभी परेशानियों के बीच चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई और दूसरी तरफ राजीव गांधी की भी तमिलनाडु में बम ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई। यानी कि कुल मिला कर देश में पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपनी पीक पर पहुंच चुका था। खैर, इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिम्हा राव को बैठाया गया। अब देश के हालात को देखते हुए नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद पर बैठने की खुशी मनाने की जगह पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि देश का क्या हाल है, क्या यह सच है, इतना बुरा है जितना कि न्यूज़ में पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी का जवाब था, नहीं सर, हाल तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ है जिससे कि हम अगले 3 हफ्ते तक ही इंपोर्ट कर पाएँ, और अभी भी अगर कुछ बड़े स्टेप नहीं लिए गए तो हो सकता है कि देश को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ जाए। यह बात सुनने के बाद नरसिम्हा राव ने तुरंत ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ़ोन करके बुलाया, जो कि पहले RBI के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी सौंपी और कहा कि देश को बचाना आज से आपकी जिम्मेदारी। और दोस्तों, इस कन्वर्सन से ठीक 1 महीने के बाद मनमोहन सिंह ने ऐसा बजट सबमिट किया जिसने कि देश की काया पलट कर दी। जो इंडिया उस समय बर्बादी की मुहाने पर खड़ा था, आज उन्हीं के फैसलों की वजह से रोज़ नई नई मिसालें पेश कर रहा था। तो आखिर क्या किया था मनमोहन सिंह ने और कैसे हमारे इकनॉमी पर इसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ा था, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया और कंपनीज पर लिमिटेड प्रोडक्शन का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी में किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे आइटम्स की लिस्ट थी जिसकी इंपोर्ट को रोक लगा दी गई थी, और जो आइटम्स इंपोर्ट किए जाते थे उन पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिस वजह से यह इतने एक्सपेंसिव हो जाते थे कि आम इंसान तो उन्हें खरीद ही नहीं सकता था। आज हम इसी तरह का ही टैक्स नेपाल में भी देख सकते हैं। वहाँ के गवर्नमेंट ने कार इंपोर्ट करने पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, साथ ही 200 से 300% टैक्स देने पड़ते हैं, जिस वजह से जो वैगनार इंडिया में 6 लाख की मिलती है उसकी कीमत नेपाल में करीब 32 लाख रुपये हो जाती है। खैर, भारत में अपने इस पॉलिसी के बदलाव करके कुछ आइटम्स की एक लिस्ट जारी की और कहा कि इसे छोड़कर आप दुनिया की हर एक चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने उस समय जिस तरह की इंडस्ट्रियलिज्म पॉलिसी अपनाई थी वह बेटर रिजल्ट देने में फेल हो चुकी थी, और उससे आज़ादी के 40 साल बाद भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला था। इसी के चलते मनमोहन सिंह ने बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश को नई टेक्नोलॉजी और फंड रिसीव हो सके। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनी में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी। साथ ही फॉरेन कंपनी को इंडस्ट्रीज सेटअप करने में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। इसके बाद से वोडाफोन, सैमसंग, पेप्सी और इन्हीं के जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो कि इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने लगी। अब दोस्तों, मनमोहन सिंह के आने से पहले तक कई सारे ऐसे सेक्टर थे जिनको सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए ही रिजर्व करके रखा गया था, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था टेलीकॉम। लेकिन 1991 के बाद इस रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया और परमिशन दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति इन सेक्टर में अपना बिजनेस रन कर सकता है। एक पॉलिसी जिसमें बदलाव किया गया, जिसने भी देश के काया पलट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वह थी सेबी। एक्चुअली सेबी को 1988 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी।
मगर जब इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था तो ऐसे में मनमोहन सिंह ने सोचा कि कंपनी अपना IPO भी लेकर आएंगे और इन्हें प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। इन सिनारियों को सोचते हुए सेबी को मजबूत बनाने के लिए सेबी एक्ट को पास कर इसके बाद जो बदलाव हुआ वह था टैक्स में। अब देश अपनी किस्मत बदलने के लिए तो तैयार था, पर प्रॉब्लम थी कि सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं थे। साथ जो टैक्स टू GDP रेशियो था उससे बहुत कम पैसे गवर्नमेंट को रिसीव हो रहे थे, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं उनसे ही मेजर कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। इसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं उनके जगह डायरेक्ट टैक्स यानी कि कमाई के हिसाब से जो टैक्स लिया जाता है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करते हुए इन सारे बदलाव के बारे में बताया जो कि वह सरकार के साथ मिलकर करने जा रहे थे, और उन्हें सुनकर पूरा संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और इसी के साथ उन्होंने बिस्मिल अदीमाबादी की लिखी मशहूर लाइन गुनगुनाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस लाइन के ख़त्म होते ही हर किसी का दिल देश प्रेम व जोश से भर गया और एक उम्मीद सी जगी कि हम देश को नए रूप में देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों पता है एक और ऐसा काम भी हुआ था जिसे कि आम नागरिकों से छुपाया गया था, और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ऐसा महसूस हुआ मानो सरकार ने उनके मान सम्मान को गिरवी रख दिया हो। असल में क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से कोई भी इंडिया को लोन देने से तैयार नहीं था। इसलिए मनमोहन सिंह ने देश का 67 टन सोना गिरवी रख के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का लोन लिया था ताकि फॉरेन एक्सचेंज को तुरंत बढ़ाया जा सके। अब कुछ लोगों को उनका यह फैसला भले ही गलत लगा हो, लेकिन उस समय देश के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। तो यह हुई पॉलिसीज और उनमें किए गए चेंजेस की बात। लेकिन इसके बाद से देश में किस तरह का परिवर्तन आया इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का ग्रोथ रेट 4.3% से बढ़कर 7 और 8% के आसपास हो गया। टेलीकॉम सेक्टर में नई नई कंपनियां सर्विसेज देना शुरू कर दिया। नई टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन्स मार्केट में आ गए, और जहां हम टीवी चैनल के नाम पे सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे वहीं सोनी, जी और स्टार प्लस की एंट्री हुई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में जहां केवल पद्मिनी और एम्बेसडर कार नज़र आती थी वहां पर अब टोयोटा, हुंडई और होंडा सड़कों पर दौड़ती हुई दिखने लगी। दुकानों में पेप्सी से बड़े फ्रिज दिखने लगे और जगह जगह मैकडॉनल्ड्स इसके आउटलेट खुलने लगे। चाहे कम्युनिकेशन हार्वेशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी। बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन की गई, नए नए कारोबार की शुरुआत हुई और लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद से देश दुगुनी रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों यह थी मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई वह पॉलिसी जिसने देश को बैंकरप्ट होने से बचाया, और आज भी उन नीतियों को ही फॉलो करके इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। यही रीज़न है कि मनमोहन सिंह को भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म का जनक कहा जाता है, और उनके इस योगदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। जय हिंद।